नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी का लोकमत राजस्थान के पॉडकास्ट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है समाज सेवी ओम श्री प्रताप सिंह खंगारौत। आज हम उसको बात करते हैं, जानते हैं उनसे राजस्थान के विभिन्न विषयों के बारे में। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप बात करेंगे हमारे साथ जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें हमारे साथ जो एक दोस्त की भूमिका निभाई वो इजराइल ने निभाई। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी मित्रता थी इजराइल ने कि इजराइल ने हमारा इतना साथ दिया, पूरे विश्व में सबके सामने हमारे साथ खड़ा हुआ। प्रियंका जी, ये चीज़ें जो आज दुनिया देख रही है जी इजराइल का हर फैसला भारत के पक्ष में होता है। जी उसके पीछे के बहुत बड़े बड़े कारण हैं। आज किसी भी नेता को या किसी नए नेता को अपनी राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना होता है जी तो वो किसी एक समाज को टारगेट करता है, गालियां देता है, समाज के महापुरुषों को चिन्हित करता है और वो फेमस हो जाता है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई उसे नहीं पता होती है जी कि आज इजराइल जो आज हमारा साथ दे रहा है वो जोधपुर के महाराजा की वजह से दे रहा है। वो जोधपुर के महाराजा जिन्होंने इजराइल की उस वक्त मदद की। हाइफा के युद्ध में राजस्थान के घोड़े तोपों के सामने खड़े थे। आज भी हाइफा की जब वर्षगांठ होती है तो बाकायदा जोधपुर के महाराजा साहब को निमंत्रण भेजा जाता है। आज उस संबंध की वजह से जी आज इजराइल भारत के साथ में अपना हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होगा इस बात का। बिल्कुल नहीं। जैसे जब ये युद्ध शुरू हुआ तब हमें पता लगा कि हमारे भारत को सपोर्ट करने वाला इजराइल था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी कहानियाँ आई, हमारे इंटरनेट पे छाया कि हमें क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन पूरी कहानी आज आपके द्वारा हमें पता लगी। इसी तरह से अभी हाल ही के दिनों में राणा सांगा जी को लेकर के किस तरह की टिप्पणी की गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हमारे जो हमारे खुद के राजा महाराजा है, उन्होंने हमारे इजराइल की मदद करी तो वहाँ उनको पूजा जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन हमारे ही भारत में राणा सांगा जी को लेकर के टिप्पणी की जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति को भारत में कोई नहीं जानता है जी वो एक राजा को लेके ऐसे विवादित बयान देते हैं जिससे उन्हें सब जानने लगे। जी जिस आप बात कर रहे हो जिन राज्यसभा सांसद साहब की, मुझे नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी उनको कोई जानता होगा। एक बयान की वजह से वो अपने आप को पूरे भारत में सिद्ध करना चाह रहे हैं। उस महाराणा सांगा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर युद्ध लड़े। एक केवल और केवल एक खानवा का युद्ध वो हारे, वो भी विश्वासघात के कारण हारे। जी उससे पहले बयाना का युद्ध हुआ, पूरी सेना को रौंदा है उन्होंने। और आज विश्व की अगर सबसे बड़ी दीवार कहीं है तो वो चाइना में है। दूसरे नंबर की अगर दीवार कहीं है तो वो राजस्थान में है, जो कुंभलगढ़ में है। जी वो महाराणा सांगा के परिवार के लोगों के द्वारा बनाई गई है। आप विश्व स्तर के चीज़ों को आप कैसे छोटा कर सकते हो? एक राज्यसभा सांसद कोई जनता के द्वारा चुन के गया हुआ सांसद नहीं है। पैसों से टिकटें मिलती है, राज्यसभा टिकटें ले ली, जीत गए, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भारत के लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, तभी आपको सही जानकारी हो पाएगी। हम बात कर रहे थे राजस्थान की, राजस्थान के राजा महाराजाओं की बात हुई। अब बात करते हैं राजस्थान की भाषा की। जैसा कि बीच में एक दौर आया था जब राजस्थानी भाषा को मान्यता दिए जाने के ऊपर चर्चाएं हुई थी, बहुत गर्म जोशी से चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक कोई टिप्पणी इस पर नहीं हुई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका जी, आपको पता हो तो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, सिर्फ भारत आज़ाद हुआ था जी, राजस्थान आज़ाद नहीं हुआ था। उस वक्त का राजपुताना स्वतंत्र था। आज भी हमें गलत बताया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है कि हम आज़ाद हुए हैं। नहीं, हम लोग स्वतंत्र थे। राजपुताना की सीमा उत्तर में हिसार तक लगती थी। आपके जो आज का वर्तमान का गुजरात है, सौराष्ट्र है, वो राजपुताना का हिस्सा होता था। आज का जो मध्य प्रदेश है वो मालवा होता था, वो राजस्थान का हिस्सा होता था। हम स्वतंत्र थे, लेकिन हमारी भावना भारत में थी। और पूरे देश में आंदोलन चले होंगे, पूरे देश के अंदर अंग्रेजों को भगाने के आंदोलन चले होंगे। राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं था जी। राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ जो राजस्थान की जनता थी, जो प्रजामंडल बने थे, उनकी मांग सिर्फ ये थी कि हमारे राजा से लड़ाई नहीं है। तो लोगों की उस वक्त में भी भावनाएं अच्छी थी, लेकिन प्रजामंडल के जो नेता थे उन लोगों ने वहां उस वक्त में जनता को भड़काया, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व पूरा नहीं किया। जी
अगर वो उस वक्त में अपना दायित्व पूरा करते तो शायद हमें राजस्थान को भाषा का उसी वक्त दर्जा मिल गया होता जिस प्रकार आज आप देखो साउथ वालों ने अपनी भाषा को जिंदा रखी। जी बिल्कुल। आज गुजरात का हर पेपर वर्क सरकारी कागज गुजराती में होता है, पंजाब का पूरा आपका सरकारी कागज जो भी तंत्र है वो पंजाबी में होता है। बिल्कुल। और जो हमारे नेता थे राजस्थान के उस वक्त के, जो प्रजामंडल के नेता बनते थे, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री भी हुए जय नारायण व्यास, जनता ने उन प्रजामंडल के सारे नेताओं को 1952 के चुनाव में हरा दिया था। वो इसीलिए हराया था। आज जब भी बात चलती है तो लोग कह देते हैं कि अपनी भाषा नहीं है तो बोलिए। तो आप मुझे बताओ, जिस बोली का आप रूप दे रहे हो, क्या उस वक्त में पत्र व्यवहार नहीं होता था? बिल्कुल होता था। आज की सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भाषा का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और अगर सरकार इसका सपोर्ट नहीं करती है तो प्रियंका जी ये मान के चलिए आप और हम आखिरी वो लोग हैं जो मारवाड़ी ने बोल सका। आने आबाड़ी जो पीढ़ी होली वह मारवाड़ी कौन बोल सके? क्योंकि मैं आज अगर आपने आप बात कहूं कि प्रियंका जी आप मारवाड़ी का 4 शब्द लिख दो तो आप लिख कौन सको जी। तो ये बोली जो बोलबा की क्षमता भी अपनी आखिरी पीढ़ी ने है। आबाड़ी पीढ़ी मारवाड़ी कौन बोल पाली। और अगर मारवाड़ी की आप बात, अगर आप भावना पूछना चाहते हो, मारवाड़ी का मूल्य समझना चाहते हो, तो जो अदर स्टेट में लोग निवास कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान का लोग निवास कर रहे हैं, आपने जयपुर पाली जितना भी लोग बेटा निवास कर रहे हैं, बात कर देखो, वहां मोह देखो आप मारवाड़ी के प्रति। वह आज भी आपस में मारवाड़ी में बात करें। और आपा जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं आपा आपस में मारवाड़ी बात करता अपन शर्म आवे। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये अपनी आखिरी पीढ़ी है जो मारवाड़ी में बात कर रही है। हमें सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। अब जैसे आपने राजस्थानी भाषा के बारे में बताया, एक विश्वविद्यालय है अपने जोबनेर में जिसको कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताएं आप हमें। जोमदेर का जो कृषि विश्वविद्यालय है वो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जी। ये किसी राजा ने नहीं बनवाया, ये एक नॉर्मल से वहाँ के ठाकुर जिनको रावल की उपाधि थी, वो स्कूल चलाते थे। रावल जो करण सिंह जी थे, उनके जो पुत्र थे रावल नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने उसको विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करवाया। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय था जो आज भी चल रहा है। बिल्कुल। उन्होंने उस वक्त के सरकार से मदद मांगी, सरकार ने साफ शब्दों में मदद के लिए मना कर दिया। आप आश्चर्य करोगे प्रियंका जी, उन ठाकुर साहब ने, उन रावल साहब ने अपने घर के गहने बेच के उस कृषि विश्वविद्यालय को चलाया। सरकार ने उनको ये कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे जो आसपास की जनता है, मेरे जो यहाँ के मेरे किसान भाई हैं, ये कुछ सीखेंगे, नवाचार कृषि में सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। आज उस विश्वविद्यालय की आप बात करो तो उस विश्वविद्यालय से भैरू सिंह जी पास आउट हो, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे, वो उससे पास आउट होकर निकले हैं। हीरालाल जी शास्त्री उससे पढ़ के निकले हैं जी। डॉक्टर करण सिंह जी मोरिजा जो साइंटिस्ट हैं, जिनके नाम पे गेहूं की एक किस्म पैटर्न है, वो वहां से पास, अनेकों जो विदेशों में है। आज मैं कहूँ तो लोग उस विश्वविद्यालय को जानते ही नहीं है। जैसा विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी क्या उसके अंदर किस तरह की प्रोग्रेस चल रही है? क्या सरकार की तरफ से कोई उसको किसी तरह की कोई सहायता मिल पाई? क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे तकनीक हो, तो क्या उस विश्वविद्यालय को किस तरह की कोई सहायता मिल पाई सरकार की तरफ से? सबसे पहले बात तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति ने उसकी नींव लगाई उसको क्या सहायता मिली? उस व्यक्ति को क्या सरकार ने कोई पद्मश्री दिया? उस व्यक्ति को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारत रत्न मिलना चाहिए उनको। मरणोपरांत जो भारत रत्न मिलता है वो उनको मिलना चाहिए। 6000 की आबादी के गांव के अंदर उन्होंने विश्वविद्यालय डेवलप किया, ये बहुत बड़ी बात है। जब संस्थाएं बन जाती है तो उसमें कब्जा करने वालों अनेकों लोग आते हैं। अभी आपने जोधपुर की घटना देखी होगी, वीसी के खाते के अंदर 14 करोड़ 14.5 करोड़ रुपए पाए गए। ऐसी घटनाएं, ये वो तंत्र है जिस पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। सरकार इन जो वहां लोग बैठे हैं उनकी जांच करवाए, बहुत बड़े बड़े घपले निकलेंगे। सरकार को सबसे पहले तो इन जो संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिनको लोगों ने कब्जा कर लिया है, सबसे पहले तो इनको स्वतंत्र करवाएं जी। जब इनको स्वतंत्र करवाएंगे उसके बाद में कोई विकास हो पाएगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इसकी नींव रखी, रावल साहब ने, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।
जिसने उस जमाने में कृषि विश्वविद्यालय की सोच ली, देश आजाद हुआ उस वक्त में। कितनी बड़ी बात है। आपसे बातचीत करके एक्चुअली एहसास हो रहा है, पता लग रहा है कि ऐसे राजस्थान के बहुत सारे बातें थी जो हमें नहीं पता थी, किस तरह से वो डेवलप हुआ, किस तरह से वो आगे बढ़ा। इसमें एक और बात है कि जैसे आपने राजस्थानी भाषा की बात बताई आपने हमें कि हम आखिरी पीढ़ी होंगे, ऐसे हमारे राजस्थान के कलाकार हैं जिनकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो पिक्चरों में आते हैं, उनको किसी तरह से कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनका डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा। जब तक भाषा चलन में नहीं आएगी जी, तब तक उन जो कलाकार हैं वो प्रॉपर अपनी वो नहीं दिखा पाएंगे चीजें। कितनी फिल्में सक्सेस हो पाती है जी, इसके लिए एक जो लोगों ने, हमारे कई भाइयों ने अभी सोशल मीडिया के जरिए हम देखते हैं, उनको सबको अपने पूरे राजस्थान को मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं जो अपने भाई इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इस टाइप की फिल्में बनाएं, वो फिल्में नहीं बनाएं जिसमें 70 के दशक की फिल्में जिसमें एक ठाकुर आक्रांता होता था, बढ़िया लोभी होता था, पंडित, ये फिल्मों ने राजस्थान को इतना नीचे ले गए। आप मुझे एक चीज़ बताओ प्रियंका जी, आज किसी गांव में जाते हो, किसी रेलवे स्टेशन से गुजरते हो आप, वहाँ एक धर्मशाला मिलती है जी, वो किसी ना किसी महाजन ने बनाई होगी राजस्थान के। आप किसी गांव में जाते हो, वहाँ आपको बावड़ी मिलती है, वो बावड़ी किसी बंजारा ने मिलाई होगी। राजस्थान जो है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, राजस्थान सारे राजस्थानियों के मिल के भावनाओं से बना हुआ प्रदेश है। आज आप छोटी सी चीज़ उठा के देखो, राजस्थानी कलाकारों का जो सम्मान नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण ये रहा है कि अपनी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है। पिक्चरें कैसे प्रमोट हों, क्योंकि भाषा लोगों को, जो सामान्य लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रही, कि भाषा उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। जैसे आपने, मैं वापस रिपीट करती हूँ कि आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही है कि आप आखिरी पीढ़ी हैं जिनको ये भाषा आती है, क्योंकि कुछ हद तक तो मैं भी समझ जाती हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं लिख भी नहीं पाती हूँ, ये भी कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे राजस्थान में, इनको समझ में नहीं आएगी। इसी के साथ एक सवाल और है मेरा कि जैसे हमारे राजा महाराजाओं ने, जो राजस्थान की धरोहर थी, ऐतिहासिक धरोहर थी, जब तक उन्होंने अपने पास उसको रखा वो काफ़ी अच्छे से रही, सहेजी हुई रही, लेकिन एक समय ऐसा है जो उनको सरकार को देना पड़ा और अब वो बहुत जीर्ण अवस्था में है। उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार योजनाएं बनाती है जी, सरकार की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देश आज़ाद हुआ उस वक्त की जो भी सरकारें रही जी, अगर प्रॉपर योजनाएं धरातल पे उतरती तो शायद देश की आज ये स्थिति नहीं होती। आज अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पुनर्जीवित किया। आप धरोहर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपसे कि सरकार की जो ऐसी योजनाएं रही जिनके वास्तव में उनको नहीं होनी चाहिए थी, जैसे उस वक्त के अंदर सरकार ने सोनोग्राफी मशीनें लेके आई जी, अल्ट्रासाउंड मशीन लेके आई, क्या आवश्यकता थी उस वक्त में? वो एक कितना भ्रूण हत्या हुई? वो एक दौर था जब भ्रूण हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज वो पीक पे है। आज जो पीक पे है, बिल्कुल। आज आपको ऐड करने पड़ रहे हैं, आपको बताना पड़ रहा है कि आप इसको रोको। तो उस सरकार से उम्मीद कर रहे हो आप कि वो हमारी धरोहर को संभाल पाएंगे? जो जिनकी दूरदृष्टि नहीं है, वो क्या धरोहर को संभाल पाएंगे? वो क्या धरोहर को समझ पाएंगे? धरोहरें यूं नहीं मिली। आज आप सोचो कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी क्या योद्धा रहे होंगे। आप सोचो मेवाड़ के राणा, कितनी कितनी पीढ़ियां जिन्होंने पूरे जीवन युद्ध लड़ा, क्या लोग रहे होंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि सच देखी जाए तो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जा रही, सिर्फ और सिर्फ एक मुगल काल के आगे पीछे हिस्ट्री को घुमाई जा रही है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं प्रियंका जी कि आज का तालिबान, मध्यकाल का अफगानिस्तान और उससे पहले का काबुल, आपने देखा होगा तो अफगानिस्तान पे रशिया ने 20 साल तक डेरे डाल के रखे जी, अमेरिका भी 20 साल अपने वहीं खपा के चला गया, कोई नतीजा निकला कुछ नहीं। आज आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं। अकबर के समकालीन राजा मान ने काबुल को गुड गवर्नेंस दी है। 5 कबीले होते थे, 5 कबीलों को जीता है, जिसकी कावत कही जाती है पूरी कछावाओं की फौज ने।
आज कछावों की हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। कछावों ने इतना शानदार युद्ध लड़ा और पांचों कबीलों को कंट्रोल में किया, और वहां के लोगों ने कहावत कही कि मात सुनावे बालकार खौफ ना रणगात, काबुल बुली नहीं अजय वो खांडो बे हाथ। और औरंगजेब के समय में जसवंत सिंह जी ने उस काबुल को फतेह किया। धरोहर की कीमत वो समझ सकता है प्रियंका जी जिसने युद्ध लड़े हों, वो नहीं समझ सकता। जिसने चांदी की चम्मच लेके जो पैदा हुआ होगा वो क्या धरोहर को समझेगा। सरकार की नीतियों पे जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, कई तरह से आप उन पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, उन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके बारे में कहना क्या चाहेंगे कि सरकार किस तरह से राजस्थान को बढ़ाए, किस तरह से राजस्थान के युवाओं को उनके लिए पूरी तरह से क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि भाषा को बढ़ाए, कलाकार को बढ़ाए, हमारी धरोहर को संजोए, किस तरह से क्या नीतियों पर कहना चाहेंगे? पहले तो देखो प्रियंका जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सरकार में और लोकतंत्र में बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ जी, लेकिन कुछ नीतियों के खिलाफ जो गलत होगा वो, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं, मैं राजस्थान का व्यक्ति हूं। राजस्थान वीरों की भूमि और वीरांगनाओं की भूमि रही है। हम स्वीकार नहीं करते गलत को। मैं ये नहीं कहता कि देश आजाद हुआ तो देश में जो सुविधाएं थी, कांग्रेस या उस वक्त की जो भी सरकार रही थी उसने कुछ नहीं किया। सरकार अच्छी और बुरी नहीं होती है, सरकार का मूल्यांकन होता है जी। आप सोचो, उस वक्त के महाराजा गंगा सिंह जी उस जमाने में अपने किसानों के लिए गंगनेर लेके आ गए। मूल्यांकन की बात कर रहा हूं। पंजाब हमारे से नीचे है, राजस्थान समुद्र से ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद वो क्या तकनीकी रही कि उसके वो पानी लेके आ गए। हमारी सरकारें क्यों नहीं ला पाई? मूल्यांकन होना चाहिए। आज की जो सरकार है वो काम कर रही है, पहले की सरकार ने कितना काम किया, आज की सरकार अधिक काम कर रही है, उसका मूल्यांकन होता है। सरकारें अच्छी और बुरी नहीं होती, मूल्यांकन होता है। अब जैसे आपने बोला कि आपको लोकतंत्र पे विश्वास है, आप लोकतंत्र पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है? आपको किस तरह से लगता है कि लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ चल सकते हैं या अलग अलग चल सकते हैं? देखो, लोकतंत्र राजतंत्र से हमेशा अच्छा ही रहा जी, और अच्छा ही रहेगा। बस शर्त यह है कि वो ढंग से फॉलो होना चाहिए। आज राजतंत्र की आप बात करते हो, राजतंत्र में क्या खराबी थी? यही तो खराबी थी कि एक राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। तो लोकतंत्र में भी तो वही हो रहा है। एक एमएलए, उसका बेटा एमएलए, फिर उसका पोता एमएलए, ये तीन तीन पीढ़ियां खपा दी। तो क्या राजतंत्र में और लोकतंत्र में तो क्या फर्क रह गया? मोदी जी ने अच्छी पहल की, मैं मतलब हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने पहल की। राजस्थान में आपके सामने, मध्य प्रदेश में ये उदाहरण है कि उन्होंने नए मुख्यमंत्री दिए, ये पहल है। हमारे भजनलाल जी सरकार को, हमारे जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री है, उनको भी ऐसे नवाचार करने चाहिए ताकि युवाओं को मौका मिले। प्रियंका जी, मैं फिर कह रहा हूं, बात को वो ही व्यक्ति समझ सकता है जो धरातल से है। हमने ऐसे स्टेटमेंट भी सुने हैं कि जब संसद में लोगों ने कहा कि देश में लाल मिर्च की खपत ज्यादा होती है तो लाल मिर्च पाओ ना, हरी मिर्च बातें क्यों? चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हुआ व्यक्ति कभी भी धरातल की बात नहीं कर पाएंगे। हमेशा जो आपका व्यक्ति धरातल से वहां तक पहुंचेगा वो ही आपकी बात कर पाएगा। इसलिए लोकतंत्र राजतंत्र से ठीक है, लेकिन वो अपने नेम फॉलो करे तो। अब आपने मोदी जी की बात करी है, तो राजस्थान को अगर मोदी जी के साथ जोड़ा जाए तो कौन से राजनेता आपको लगता है कि वो उनको ला करके राजस्थान का गौरव और बढ़ा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, राजस्थानियों को आगे बढ़ा सकते हैं? देखो प्रियंका जी, राजस्थान की बात रखने वाला व्यक्ति जी, आप राजस्थान से चुनो। मोदी जी के इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं और मोदी जी तो देश के लिए जो कर रहे हैं, मैं उससे उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। अच्छी सरकार है, देश हित की सरकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो राज्यसभा सांसद भेजे जाते हैं, कम से कम राजस्थान के भेजो। आप अदर स्टेट के लाके यहाँ से दूसरे जगह के, वो हमारी बात क्या रखेंगे वहाँ पे? ये दोनों ही पार्टियां कर रही है हमारे साथ में। जब भी लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा, ये चीजें लिखी जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि जब राजस्थान के साथ में गलत हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे उस वक्त में? और मैं आज आपके सामने बैठ के ये बिल्कुल अपने हृदय पे रख के, हाथ रख के बात कह रहा हूँ कि मैं तो कम से कम, आने वाली मेरी पीढ़ियां मुझे तो कम से कम ये दोष ना दे
अब जैसे आपने बताया कि हमें आगे अपने जो भी नेता होते हैं, कम से कम राज्यसभा में जाने वाले राजस्थानी हो, संस्कृति को बचाने की अगर पहल की जाए तो किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, युवाओं को कार्य करना चाहिए, क्योंकि युवाओं को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है, तो किस तरह से कार्य करें? मैंने कहा ना, जब तक चांदी के चम्मच वाले नेताओं को आप राजनीति से बाहर नहीं करोगे, जब तक धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां तक नहीं जाएगा, आपकी आवाज कतई नहीं उठेगी। और मोदी जी से राजस्थान के लिए क्या विशेष मांग करना चाहेंगे जिससे वो आगे बढ़े, क्योंकि आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए, लेकिन और क्या विशेष मांग रहेगी आपकी तरफ से? मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। मोदी जी ने जो अंग्रेजों की टाइम की जो उनकी निशानियां छोड़ी हुई थी उनको हटाया। मैं उसके संदर्भ में एक छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति के काफिले में घोड़े होते हैं जी, मारवाड़ी हॉर्स, वो विदेशी घोड़े होते हैं जी, थोरोब्रिड होती है, वो विदेश की नस्ल है। अगर आप हटाना चाहते हो तो उस जगह राजस्थान के मारवाड़ी घोड़ों को हॉर्स को रखें आप, बिल्कुल। इससे लोगों को विश्व स्तर पे मारवाड़ी घोड़े हैं, काठियावाड़ी घोड़े हैं, आप उनको रखोगे तो विश्व स्तर पे मारवाड़ी घोड़े, काठियावाड़ी घोड़ों को एक पहचान मिलेगी, और आपको भी, लोगों को ये एक मैसेज होगा कि हाँ, हमारे भारत में ये चीज़ें हो रही है। युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेंगे कि जैसे आपने बताया कि हमारी भाषा भी पीछे हो रही है, हमारे कलाकार पीछे हो रहे हैं, युवाओं को, क्योंकि आज के समय में बहुत ही ऐसे युवा हैं जो गलत रास्ते पे भी हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से पथ बनाना चाहेंगे? प्रियंका जी, मैं संपूर्ण राजस्थान की बात करना चाहूँगा कि राजस्थान वो भूमि है जिसने हजारों हजारों साल तक युद्ध लड़े। आप देखो, हम तराइन का युद्ध हारे, पूरे देश के अंदर आक्रांत आ गए। आज उस भूमि से मैं आता हूँ, उस भूमि के युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने राजस्थान को मजबूत करना पड़ेगा। आज हर स्टेट अपनी संस्कृति को बचाने में लगा है, हम लोग क्यों नहीं लगे? हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? अगर हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, हमारी भाषा नहीं बचेगी, हम कैसे अपने आप को राजस्थानी प्रूफ कर पाएंगे? जी, कई ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त हो गई है, तो कल को हमारे साथ में भी तो यही होगा। क्या जवाब देंगे हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को? और जैसे हर जगह, हर स्टेट में उनके अपनी अपनी जितने भी त्यौहार होते हैं, उसके अलावा उनके अलग अलग तरह की, उनके ही चाहे उनकी वेशभूषा हो, उनको लेकर के प्रमोट होते हैं, मेले लगते हैं, कहानियाँ कही जाती हैं, बहुत लंबे लंबे कार्यक्रम चलते हैं। राजस्थान में राजस्थान दिवस मनाया जाता है, हमारे शूरवीरों के दिवस भी मनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या करना चाहेंगे, विश्वविद्यालयों को बोलना चाहेंगे कि जिससे हमारे उस गौरव को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को किसी तरह से उनको वो ज्ञान बच्चों को देना ही पड़ेगा, वरना वो सभ्यता वहीं ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल किया जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, क्या हम राजस्थान दिवस जो मनाते हैं 30 मार्च, क्या वो सही है? एक्चुअली में क्या है, मैं कह रहा हूँ आप पे, अपने पे, राजस्थानियों पे हर चीज थोपी हुई है। 30 मार्च, मैं आप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि 30 मार्च अपना राजस्थान दिवस नहीं है। एकम का नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा जो प्रथम आता है, वो अपना राजस्थान दिवस है। अब आप सोचो, जिस राजस्थान दिवस उस दिन 31 मार्च, उस दिन 30 मार्च थी, तो वो लागू कर दिया आपने 30 मार्च के हिसाब से। सनातनी लोग हैं हम। प्रथम नवरात्रा जो चैत्र का आता है जी, वो राजस्थान दिवस है। सरकार सुधार करे इन चीजों में, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपसे चर्चा करके, आज ओम शिव प्रताप सिंह खंगारा जी से चर्चा करके मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारी इतिहास में छुपी हुई बातें थी राजस्थान के बारे में, जो आज हमें पता लगी, हमारे व्यूवर्स को पता लगी। आपने जो भी जानकारी हमें दी, मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूवर्स जो भी देख रहे होंगे उनको काफ़ी सीखने का मौका ही मिलेगा। इससे उनको पता भी लगेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और किस तरह से हम अपने युवाओं को आगे प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लोकमत राजस्थान के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। हम वापस मिलते हैं अगले किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ और चर्चा करते हैं उनके विषयों के बारे में।